नमस्कार बच्चों, मैं गौरव सिंह आपके लिए लेके आया हूँ। दूसरी क्लास है आज अपनी फिजिक्स की। ठीक है, हमने पहले वाली क्लास में आवेश के बारे में थोड़ा सा जाना था और ये दूसरी क्लास है अपनी, हम आवेश के बारे में और आगे जानेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि पिछली कक्षा में अपने कौन सा टॉपिक कवर किया था। लास्ट टॉपिक कौन सा था पिछली कक्षा में अपना? ठीक है, उसके आगे अपन आगे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमने आवेश के गुणों के बारे में जाना था, आवेश होता क्या है वो जाना था, आवेश के इतिहास के बारे में जाना था, आवेश के सूत्र के बारे में जाना था, और आवेश अदिश राशि है, सदिश राशि है, विमीय सूत्र, सब के बारे में हमने जाना था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन अगला टॉपिक कौन सा है। देखिए, हमने विद्युत आवेश के बारे में जान चुके हैं हम। अब हम पढ़ेंगे चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ। चालक क्या होते हैं और विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। आइए, चालक, चालक को हम कंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर। आपने देखा होगा कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें हम विद्युत धारा को हम आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा गुण क्यों आता है इसमें, वो हम जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी सारी धातुएं होती हैं, जैसे हम एक धातु ले लेते हैं सोडियम। सोडियम एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23, लेकिन हमको भार से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें केवल परमाणु क्रमांक से मतलब है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। पिछली कक्षा में मैं आपको बता चुका हूं कि प्रत्येक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर पाई जाती है, इसीलिए परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं सोडियम में, तो उसमें होता क्या है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और बचे कितने? 8 और 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया बाहरी कक्षा में। तो सोडियम के पास ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, या मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यही आवेश की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। जैसा कि अब एक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो हम देखेंगे कि चालक कितना बड़ा होता है, उसमें कितने परमाणु होंगे, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मान के चलो ये चालक है, और इस चालक में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। ठीक है, जब भी हम इस चालक में विभवांतर लगाएंगे, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेश से धनावेश की ओर गति करने लगते हैं, और उसी लिए धनावेश की तरफ से जो आपको दिख रहा होगा, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित होना चालू हो जाती है। क्लियर है? तो हमने क्या बताया कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो देखते हैं चालक क्या है। चालक वे पदार्थ होते हैं, जरा इसको नोट कर लेना, ये डेफिनेशन है, पूछ सकते हैं आपसे। देखिए, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इनमें विद्युत धारा
आसानी से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो क्या देखा आपने कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, मानव शरीर, पृथ्वी आदि, इनमें हम आवेश को आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, मानव शरीर, पृथ्वी आदि। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ, इन्हें हम कुचालक भी कहते हैं या इसे नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। नॉन कंडक्टर, आपने देखा होगा कि कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए तो जाते हैं लेकिन न के बराबर। इनमें इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते कि जिससे हम आवेश को आसानी से प्रवाहित कर सकें। तो हम क्या लिखेंगे कि विद्युत रोधी पदार्थ वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न के बराबर पाए जाते हैं, न के बराबर पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, इनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता। हम आवेश इनको दे सकते हैं, लेकिन जब हम इनको आवेश देंगे तो वह आवेश उसी स्थान पर रखा रहेगा जिस स्थान पर हमने आवेश को दिया है। ठीक है, लेकिन इनमें आवेश गतिमान नहीं होगा, और आपको पता है कि विद्युत धारा के लिए आवेश का गतिमान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो हमने क्या देखेंगे कि विद्युत रोधी पदार्थ वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न के बराबर पाए जाते हैं। अगर इनमें अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते तो ये विद्युत रोधी पदार्थ ना होकर के चालक कहलाते। ठीक है, तो इनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में अपन देखें तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी, आदि, और भी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती। तो आपने क्या देखा, चालक पढ़ा हमने, और अभी हमने विद्युत रोधी पदार्थ पढ़ा, कुचालक। ठीक है, ये टॉपिक इतना ही पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ये हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन इसको हम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में, आपको एक बार में समझ में आएगा, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे सूक्ष्म कण कौन होता है, परमाणु। मैंने आपको बताया था कि दुनिया को अपन परमाणु थोड़ा सा बड़े साइज का बना लेते हैं, हालांकि इतना बड़ा परमाणु कभी नहीं होता। ठीक है, देखो जरा, ये परमाणु है, ये मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड ये, इसीलिए मैं इसको आपको दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूं। आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये परमाणु है और इसके केंद्र में ये नाभिक है, इसको लिख लेते हैं अपन नाभिक। मैं आपको ये बिल्कुल बता चुका हूं कि परमाणु का सबसे अधिक जो भार होता है 99.9%, वो नाभिक में पाया जाता है। ठीक है बेटा, आप क्या देखोगे
कि परमाणु के केंद्र में दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। अच्छा, यही लिखना है जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण कौन होता है? परमाणु। परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। नाभिक में परमाणु का अधिकतम भार पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन विद्युत का धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं पाई जाती हैं, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के नजदीक स्थित होते हैं, वो नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इसी के कारण आवेश के दो गुण मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से गुण बताए थे मैंने आपको? कि धनावेश और धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋणावेश और ऋणावेश ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ये दोनों विपरीत आवेश हैं, इसीलिए एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो नाभिक के जो नजदीक इलेक्ट्रॉन होगा उसके और प्रोटॉन के बीच में प्रबल आकर्षण बल होगा और वो बल इतना ज्यादा होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर नहीं जा सकता और नाभिक से जो कक्षाएं दूर होंगी, जिन्हें हम बाहरी कक्षाएं कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। हालांकि प्रबल तो इनमें भी होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में इनके बीच में जो बल होगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, इनके बीच में जब दुर्बल आकर्षण बल है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कुछ ऊर्जा दे करके इस कक्षा से अलग कर सकते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन बेटा, यही इलेक्ट्रॉन आवेश की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। आवेश की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार होते हैं। ठीक है? तो बेटा ये आपने देखा, मैंने आपको जो पूरी थ्योरी थी वो डायग्राम के थ्रू समझाई आपको, और यही हमको लिख के आना है कि आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो आपको बताना है कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। नाभिक में परमाणु का 99.9% द्रव्यमान होता है। नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। नाभिक के चारों ओर विशेष कक्षाएं पाई जाती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे नजदीक होता है उसे हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है। नाभिक से कुछ दूरी पर बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में दुर्बल आकर्षण बल होता है, इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम परमाणु की कक्षाओं से अलग कर सकते हैं कुछ ऊर्जा दे करके। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही इलेक्ट्रॉन आवेश की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। बेटा इसका एक नाम और है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो हम इसको लिखते हैं, आप इसको लिख लेना। देखो बेटा, लिख लेंगे इसको। ठीक है? और डायग्राम मैं इसमें साइड में बना दूंगा, आप चाहो तो बना सकते हैं इसको। ठीक है? वीडियो पोस्ट करके आप थोड़ा सा डायग्राम बना लेना और इसी को आपको कंटेस्ट करना है, डोंट वरी। तो क्या लिखेंगे हम? पदार्थ का, चाहे ऐसा लिख दो, एक सेकंड, परमाणु सबसे सूक्ष्म कण होता है। सूक्ष्म कण होता है जिसके केंद्र में नाभिक पाया जाता है। नाभिक पाया
जाता है। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, दो प्रकार के कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर बेटा कौन सा आवेश पाया जाता है, बता चुका हूं। प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है। प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है तथा न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन होता है। जो मैंने आपको समझाया है वही लिखा रहा हूं मैं, विद्युत का उदासीन होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के सबसे नजदीक होता है, नाभिक के पास होता है, ऐसा लिख दो, नाभिक के पास होता है, प्रोटॉन से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा रहता है। इस इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बंधा हुआ बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और था, मतलब बहुत सारे थे जो नाभिक की बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं, परमाणु की में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की बाहरी कक्षा में, कक्षाओं या कक्षा ही लिख दो, है ना, बाहरी कक्षा में होते हैं प्रोटॉन के साथ दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा, दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब ये जो दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, इन्हें हम कुछ ऊर्जा देकर के परमाणु की कक्षाओं से अलग कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, एक चीज और है, इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आवेश की उत्पत्ति के लिए यही संयोजी इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि थोड़ा देख लेते हैं बेटा, ये थोड़ा अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो उसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। डोंट वरी, डिजिटल का यही तो फायदा है। ठीक है, ये लो, जिम्मेदार होते हैं। इससे एक लाइन और लिख दूं, जब छोटी कर ही दी है तो, इसे आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, वैसे बोल रहा हूं मैं साथ साथ में, एक आध शब्द समझ में ना आया तो मैंने बोला है वापस से, है ना। तो ये क्या है, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो मैंने आपको क्या बताया कि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण होता है, आप जानते ही हो, जिसके केंद्र में नाभिक पाया जाता है। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है तथा न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन होता है। मतलब ये कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास होता है प्रोटॉन से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा रहता है। अब ये क्यों जुड़ा रहता है बल से, मैंने आपको बताया था कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। तो प्रोटॉन धनात्मक आवेश रखता है और इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक रखता है, तो दोनों विपरीत हो गए, इसीलिए इनके बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब चूंकि ये नाभिक के सबसे नजदीक है और प्रबल आकर्षण बल है, इसीलिए नाभिक से मजबूती से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको इसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की बाहरी कक्षा में होते हैं प्रोटॉन के साथ दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब जो बाहरी कक्षा में है तो वो नाभिक से थोड़ी दूरी पर होगा। अब जब दूरी पर होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है बल कम होता जाता है। अब जब दूरी पर स्थित होगा तो उसके और नाभिक के बीच में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाएगा। बेटा इसी इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से अलग कर सकते हैं कुछ ऊर्जा दे करके। आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम दोनों हाथों को रगड़ते हैं। ऐसा क्यों रगड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति के लिए या आवेश की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, घर्षण के द्वारा हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखो जरा, वो मैं अभी एक टॉपिक बताऊंगा कि आवेश की उत्पत्ति को किन किन कारणों से कर सकते हैं या आवेश को किन किन तरीकों से उत्पन्न कर सकते हैं, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन से मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं? जो नाभिक से थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं, बाहरी कक्षाओं में। इन इलेक्ट्रॉनों को बेटा हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आवेश की उत्पत्ति के लिए यही संयोजी इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं और इसे ही आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। बेटा कोई डाउट हो तो वो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। आवेशन की विधियां। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हाथ को रगड़ने से या किसी चीज को रगड़ने से आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो वो सारी विधियां हम पढ़ेंगे। देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं आवेशन की विधियां। ठीक है बेटा, तो देखते हैं 3 विधियां हैं। कितनी? 3। पहली है घर्षण, दूसरी है चालन और तीसरी विधि है बेटा प्रेरण। हालांकि समझा रहा हूं मैं, चाह तो मैं इसके नीचे लिखा दूंगा, डोंट वरी। प्रेरण।
प्रेरण। इन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि घर्षण क्या होता है, चालन क्या होता है और प्रेरण क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम घर्षण की। आपने देखा होगा घर्षण का मतलब होता है दो वस्तुओं को एक के ऊपर एक रगड़ना। जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उससे होता क्या है, दो वस्तुओं से रगड़ने से जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जब भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। जब भी हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो यही जो दुर्बल आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं वो अपनी कक्षाओं को छोड़ करके चले जाते हैं। क्लियर है? जैसे मान के चलते हैं कि एक वस्तु ये ए है, ए, और एक वस्तु ये जो है बी है, बी। मान लेते हैं इस वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और इस वस्तु पर 10 प्रोटॉन हैं, क्योंकि जितने आप इलेक्ट्रॉन लोगे उतने ही आपको प्रोटॉन लेने पड़ेंगे। 11-11 कर लो भाई, थोड़ा सा सोडियम वाला ले लेते हैं, ठीक है, 11-11 कर लो। 11 इलेक्ट्रॉन 11 ही प्रोटॉन होंगे। अब ये जो वस्तु है ये वस्तु अनावेशित है। अनावेशित मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है अभी, है ना। हालांकि ये भी अनावेशित हो गई, तो अपन एक काम करते हैं, इसको आवेश कुछ दे देते हैं, इसको कुछ आवेश दे देते हैं, इसको दे देते हैं अपन धनावेश। ठीक है, फिर तो विधि वही हो जाएगी। एक सेकंड होगा, सॉरी, दोनों को ही हम ले लेते हैं अनावेशित, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। घर्षण बता रहा हूं मैं आपको, अनावेशित। जब हम इन दोनों वस्तुओं को रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या होगा कि मान के चलते हैं इससे कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन, मान के चलो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये वाली जो वस्तु होगी इस पे 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इस वाली वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। इस पे वृद्धि हो जाएगी, इस पे कमी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये अनावेशित हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, इन पे जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि जो परमाणु होता है वो विद्युत का उदासीन होता है। अब विद्युत के उदासीन का होने का मतलब ये है कि उस पर जितने ही इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को घर्षण करवाया तो ए वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन बी वस्तु पर चले गए, तो ए वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और बी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। अब क्या था कि इस पर जो पुराने प्रोटॉन थे वो कुछ होंगे, जब पुराने प्रोटॉन थे तो उतने ही होंगे जितने इस पे इलेक्ट्रॉन थे पहले, तो 5 इलेक्ट्रॉन की इस पे कमी हो जाएगी तो 5 प्रोटॉन जो है वो अपना प्रभाव दिखाने लगेंगे एक्स्ट्रा, तो इसीलिए इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इस वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर आए हुए हैं। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणात्मक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणात्मक, और प्रोटॉन कैसे होते हैं, धनात्मक। इसीलिए इस वस्तु पर धनावेश और इस वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। हमने पहले क्या देखा कि दोनों कैसी थी, अनावेशित। जब हमने इनको एक दूसरे पर घर्षण करवाया तो एक वस्तु पर धनावेश और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो एक विधि तो ये हो गई कि घर्षण के द्वारा हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को रगड़ के। ठीक है, उसके बाद इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, या ऐसा लिख सकते हो घर्षण कराया जाता है, बात एक ही है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तब
एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी तथा दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तब जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां धनावेश थोड़ा इसको ठीक है, तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वहां ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं अपन कि दो वस्तुओं के रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम घर्षण विद्युत कह देते हैं। ये छोटा शॉर्ट में हो गया। जब भी अगर ये आंसर याद नहीं आ रहा तो उसको कर लो। वैसे ये थोड़ा डिटेल में सही है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं, तथा दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की तब एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी तथा दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। तब जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहां धनावेश और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है वहां ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि दोनों वस्तुओं पर प्रारंभ में कोई आवेश नहीं था, फिर हमने दोनों पर एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश उत्पन्न कर दिया, तो इसे हम कहेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि दो वस्तुओं को रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। दूसरा है चालन। चालन है तो थोड़ा सा इसको यहां ले लेते हैं। तीसरी को अगली स्लाइड में देख लेंगे अपन। दूसरा है चालन। चालन चालन का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, ये एक वस्तु है ए और मान के चलो इसमें पहले से ही धनावेश है, पहले से, और इसके नजदीक जो वस्तु रखी है वो बी है। अगर हम ये ए है, अगर इसको हम इससे स्पर्श करा दें, जैसे ये ए हमने ली थी, इसको हमने बी से स्पर्श करा दिया तो इस ए से धनावेश नहीं जाएगा, इस बी से जो कुछ इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को उदासीन करने के लिए आएंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? ए से धनावेश नहीं जाएगा, इस बी से कुछ इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को उदासीन करने के लिए आएंगे। मान के चलो ये 3 धनावेश हैं तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इनको उदासीन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि फिर यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये उदासीन हो जाएगा, तो फिर आवेशन कहां हुआ? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे इसको उदासीन करने के लिए तो बराबर मात्रा में आएंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसको उदासीन कर दें और यहां पे आवेश उत्पन्न हो जाए। बराबर मात्रा का मतलब यह है कि जितना धनावेश यहां पे हो जाएगा उतना ही धनावेश यहां पे उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों वस्तुएं धनावेशित हो जाएंगी, दोनों वस्तुएं धनावेशित हो जाएंगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएंगे तो वहां भी धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और कुछ धनावेश यहां पे उदासीन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, तो दोनों वस्तुएं कैसी हो जाएंगी? धनावेशित। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम चालन कह सकते हैं कि जब एक वस्तु आवेशित है और दूसरी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो आवेश वहां से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे दोनों वस्तुएं समान प्रकार के आवेश से आवेशित
हो जाती हैं। इसे हम कहेंगे चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिखने से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है, जो मैंने कहा है वो थोड़ा दिमाग में टिकेगा ही नहीं, इतना दिमाग कहाँ चलता है। जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तब दूसरी वस्तु समान प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, क्या देखा हमने, जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तब दूसरी वस्तु समान प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने आवेशन की 2 विधियां पढ़ ली हैं। तीसरी विधि अपनी कौन सी है, प्रेरण। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे विद डिटेल में। ठीक है, अब इन जो टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं, इन टॉपिकों में कोई भी डाउट निकलता है आप मुझसे डिस्कशन करिए, डाउट बॉक्स में आप उनको सबमिट करिए और मैं उनका उत्तर बाकायदा अगली क्लास में दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।